नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। रांची की निशानेबाज तारा शाहदेव केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर से रांची के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि तारा के पति रंजीत उर्फ रकीबुल ने इस्लाम धर्म कबूल किया था और नमाज भी पढ़ता था। वैसे देखें तो निकाह चूंकि हुआ है इसलिए हम लोग कह सकते हैं, पर जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इसका हम लोगों को कोई भी फॉर्मल या रिटन या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी तक नहीं है। दरअसल पुलिस ने यह दावा किया था कि रंजीत उर्फ रकीबुल ने शादी के पहले अपने इस्लाम धर्म के प्रति झुकाव के बारे में तारा शाहदेव और उसके परिवार को बताया था। एक बात ये भी बताया गया है कि इस सारी बात की जानकारी इसने शादी के पहले परिवार वालों को भी दी थी। लड़की के परिवार वालों को भी, लड़की को भी इस बात की जानकारी थी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रांची के एसएसपी ने यह भी कहा कि रंजीत और रकीबुल एक ही शख्स के दो नाम हैं और दो नाम से वो जीता था, लेकिन उसके दस्तावेज रंजीत सिंह कोहली नाम से ही है। स्थापित हो चुका है कि ये जो दो नाम है वो एक ही आदमी का है और वो यही आदमी है। बुल हसन के नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, चाहे वो उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो उनका पासपोर्ट हो। उधर तारा शाहदेव ने इस बात से इनकार किया है कि उसे शादी से पहले रंजीत के इस्लाम धर्म कबूलने के बारे में पता था। इंडिया न्यूज से तारा ने बताया कि कैसे इस्लाम कबूल करने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता था। आप पर इस्लाम कबूल करने के लिए अपना नाम बदलने की दबाव डाला? बहुत बुरे तरीके से, जिस हद तक वो टॉर्चर कर सकते थे उस हद तक किया गया। भूखे रखते थे वो लोग, प्यासे रखते थे, बंद करके रखते थे, जितना मार सकते थे वो मारते थे। किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, कुत्ते से वो लोग कटवाते थे। तारा शाहदेव ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए खूब प्रताड़ित किया गया और ऐसी पिटाई की गई कि चलना फिरना भी दुश्वार हो गया। मुझे एलर्जी था, मैं सांस नहीं ले पाती थी। ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए खूब प्रताड़ित किया गया और ऐसी पिटाई की गई कि चलना फिरना भी दुश्वार हो गया। मुझे एलर्जी था, मैं सांस नहीं ले पाती थी। धुएं का, सिगरेट का धुआं मुंह पे मेरे फूक फूक के मारते थे। अगर तुम सांस भी लेना चाहती हो तो तुम कबूल करो कि तुम अपना नाम सारा रखोगी और तुम इस्लाम धर्म कबूल करोगी। मेरे उन्होंने कोहनी से, आप बिलीव नहीं करो किस हद तक, पेट में मुक्के से, मतलब जो मिलता था उससे मारा जाता था। तारा शाहदेव का आरोप है कि रंजीत उर्फ रकीबुल को झारखंड के कुछ मंत्रियों और बड़े नेताओं का संरक्षण है, इसीलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं, इसलिए स्टेट लेवल पे इसकी जांच संभव भी नहीं है। सीबीआई की जांच जब तक नहीं होगी, ये निष्पक्ष भाव से ये हो ही नहीं सकता कि वो लोग सामने आने देंगे बातों को। तारा शाहदेव ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि रंजीत और रकीबुल लड़कियों का रैकेट चलाता था, बड़े लोगों तक लड़कियां सप्लाई करने का काम भी करता था। रंजीत सिंह कोहली रकीबुल हसन है, वो लड़कियों का एक नेटवर्क, एक नेक्सस चलाता है और उस नेक्सस नेटवर्क के जरिए यहाँ के रसूखदार लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए बैठे। जी, मैंने ये कहा है और ये सच। उधर रांची के एसएसपी ने इंडिया न्यूज से कहा है कि इस केस में जिन भी मंत्रियों या नेताओं का नाम आ रहा है उनसे जरूरत पड़ने पर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने इस केस सियासी दबाव की बात को भी खारिज किया। घटनाक्रम में कुछ बड़े लोगों का नाम जिस तरह से भी आया है तो वो अभी बहुत प्री मैच्योर है कहना, क्योंकि अभी हम लोगों को पूछताछ करना है। इनफॉर्मल वे में हम लोगों ने पूछताछ किया भी है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में तारा शाहदेव ने कहा कि वो अब रंजीत का नाम तक नहीं सुनना चाहती और उससे तलाक लेना चाहती है। आप चाहती हैं कि आप तलाक लें और आपको इंसाफ मिले? जी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं उस इंसान का नाम, जो मुझे जब बोलता है ना वो धर्म पत्नी, यहाँ पे लगता है मेरे, बस उस नाम को मुझे हटाना है अपने आगे से। उधर रंजीत उर्फ रकीबुल हसन और उसकी मां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने रांची सीजेएम कोर्ट में रंजीत की रिमांड मांगी ही नहीं, कल ही झारखंड पुलिस दोनों को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड को लेकर रांची पहुंची थी। हर परिवार में बैंक खाते के लिए आज से जन धन योजना शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत दिल्ली में की। 15 अगस्त को ही लाल किले से पीएम ने इस योजना का ऐलान किया था। खाते खुलवाने के लिए बैंकों ने 60,000 कैंप लगाए हैं। जनधन योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले जा रहे हैं जिनके पास पहले से खाते नहीं है। साथ ही हर परिवार में 2 खाते खुलवाने का टारगेट है। इस योजना के तहत 7.5 करोड़ परिवारों के लिए बैंक खाते खुलेंगे। जनधन योजना के तहत बिना पैसे के खाता खुल रहा है। साथ में डेबिट कार्ड और 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। 100 दिनों के अंदर खाते खुलवाए तो बीमा 2 लाख का होगा। 6 महीने बाद बैलेंस न होने पर भी 5,000 तक की निकासी हो सकेगी।
जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बिजली, टेलीफोन बिल, जन विवाह प्रमाण पत्र या किसी संस्थान का परिचय पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तब भी जनधन योजना के तहत आप बैंक खाते खुलेंगे, बशर्ते आप किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी का लिखा पत्र या फिर सरपंच की सिफारिशी चिट्ठी भी पेश कर सकते हैं। मोदी सरकार बनने के बाद एनडीए में पहली फूट हुई है। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने बीजेपी से नाता तोड़कर जनचेतना पार्टी से हाथ मिला लिया है। एलजेसी अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई और जनचेतना पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने गठबंधन का ऐलान किया। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखना गलत होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 6 बार धोखा दिया और लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए हैं। इनकी फितरत आज भी नहीं बदली। वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे। बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने जनचेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा से गठबंधन की गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। एलजेसी अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि नया गठबंधन हरियाणा में सरकार बनाएगा। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और हरियाणा जनचेतना पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारा अलायंस रहेगा। ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है हमारा, जो एंटी करप्ट लोगों के, एंटी गुंडागर्द लोगों के और एंटी धोखेबाज लोगों के हमने एक ईमानदार अलायंस किया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि इस गठबंधन के आगे कोई नहीं टिकेगा और हरियाणा में ही हमारी सरकार बनेगी। हम इस गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सीटों के ऊपर कितनी सीटों में हम लड़ेंगे ये आपस में बैठ के हम फैसला करेंगे। इस गठबंधन के सामने दूसरी कोई पार्टी ठहर नहीं पाएगी। जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की जनता भी जानती है कि बिश्नोई ही सीएम बने। चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक अच्छे मुख्यमंत्री सिद्ध हो सकते हैं। भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था। हरियाणा की जनता का भी मेरा मानना है, यही फैसला है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। विनोद शर्मा ने ऐलान किया कि हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस और जनचेतना पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन को भंग कर इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया जाएगा। हम अपने मैनिफेस्टो में भी आज इसकी घोषणा करते हैं कि जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन को खत्म किया जाएगा और इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया जाएगा। जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने यह भी कहा कि अधिकारियों को मिलने वाला बेजा फायदा बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो अफसरों का एक्सटेंशन बंद होगा। कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई किसी अधिकारी की रीएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी अधिकारी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं लेना चाहिए और किसी अधिकारी के साथ इस बात का वायदा नहीं होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले उसको प्री रिटायरमेंट देकर अच्छे पदों पर उनको लगा दिया जाएगा। हरियाणा जनहित कांग्रेस के बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना में भी छटपटाहट शुरू हो गई है। शिवसेना को लगता है कि बीजेपी आलाकमान उनकी पार्टी के साथ भी कुलदीप बिश्नोई जैसा व्यवहार कर सकती है। शिवसेना सांसदों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इन सांसदों ने अंदेशा जताया है कि कहीं उनका भी हाल हरियाणा जनहित कांग्रेस जैसा न कर दिया जाए। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र में 8 सीटों की मांग की। विधानसभा चुनाव में 8 सीटें नहीं मिलने पर बीजेपी से नाता तोड़ लेने की धमकी भी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे की संघर्ष यात्रा आज से शुरू हो गई। 14 दिन तक चलने वाली ये संघर्ष यात्रा महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगी। इसे विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक के रेप केस में मॉडल ने बड़ा खुलासा किया है। मॉडल ने कहा कि मैं कार्तिक के बच्चे की मां बनने वाली हूं। मॉडल का आरोप है कि कार्तिक गौड़ा से उसकी पहले ही शादी हो चुकी है और अब वो दूसरी लड़की से सगाई करके उसे धोखा दे रहा है। इससे पहले रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। एक मॉडल ने कार्तिक पर यह आरोप लगाए, जिसके बाद बेंगलुरु से आजी नगर थाने में यह मामला दर्ज किया गया।
रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने इसे साजिश बताते हुए बेटे पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो वहीं कार्तिक गौड़ा ने भी मॉडल से किसी तरह के रिश्ते से इनकार किया। उधर पीड़ित महिला आयोग जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सदानंद गौड़ा के बेटे पर लगे आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इससे जनता में नारी सुरक्षा को लेकर गलत संदेश जाता है। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के बेटे पर लगे रेप के आरोप को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम से गौड़ा को कैबिनेट से हटाने की मांग की और कहा कि गौड़ा को इस्तीफा देना चाहिए। टीएमसी के एक विधायक ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर विवादित बयान दिया है। डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हालदर ने कहा कि बलात्कार पहले भी थे, बलात्कार आज भी है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक बलात्कार होते रहेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जागरूकता फैलाने के मकसद से ऐसा बयान दिया था। उनके कहने का मतलब था कि कोई अकेले इस समस्या को खत्म नहीं कर सकता, सभी को इसके प्रति जागरूक होना होगा, तभी ऐसे अपराध रुकेंगे। पूर्वी दिल्ली के मधुबहर इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चाकू दिखाकर 5 लोगों ने 11वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप किया। रायबरेली में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कुछ लोग घर से ही लड़की को उठाकर जंगल ले गए और वारदात को अंजाम दिया। अगस्त महीने के अंत में भी भीषण गर्मी और उमस की मार झेल रहे दिल्ली वालों को आज बड़ी राहत मिली। दिल्ली में झमाझम हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली के कई हिस्सों में आज जमकर बादल बरसे। अगस्त महीने में गर्मी ने बीते 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगस्त में गर्मी की मार ने लोगों को बेहाल कर रखा था। बढ़ती उमस से परेशान लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। आज हुई बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे। बारिश से दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। द्वारका और आसपास के इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। बारिश के साथ आए तूफान से कई जगह पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। दिल्ली के तालकटोरा रोड पर एक बड़ा पेड़ तूफान से टूटकर सड़क पर गिर गया। दिल्ली से सटे नोएडा में भी तेज बारिश हुई। हालांकि ये बारिश ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इस बारिश ने लोगों को गर्मी से काफी हद तक फौरी राहत दी है। भोपाल में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में कल्याणी और कालजनी नदियों में आए तूफान के चलते हालात भयावह हो गए हैं। भारी बारिश के चलते नदियों का पानी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में जा घुसा है। कूच बिहार जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। लगभग 8,500 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। हजारों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। असम में बाढ़ का कहर जारी है। 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहां ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी दिहिंग, दिशांग, धनश्री, कपिली, बेकी और संकोच नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम के 20 बाढ़ प्रभावित जिलों के लगभग 2,500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 15 लाख की आबादी बाढ़ के चलते अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। दक्षिण पश्चिमी चीन में लैंडस्लाइड की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग लापता हो गए। लैंडस्लाइड की यह घटना गुइझोउ प्रांत के यिंगपिंग गांव में हुई। दक्षिण पश्चिमी चीन में हुई लैंडस्लाइड की इस घटना के दौरान एक तालाब के तटबंध भी टूट गए, जिसके कारण गांव में बाढ़ आ गई। तालाब का पानी गांव में जा घुसा, जिसके रेस्क्यू में लगी टीमों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। मध्य प्रदेश के इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई। पुलिस और नगर निगम का दस्ता पटेल नगर इलाके में अवैध रूप से बने 40 मकानों को गिराने पहुंचा था। लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कॉलोनाइजर ने अवैध प्लॉटिंग कर मकान बेचे। यूपी के मऊ में ससुराल में जलकर एक महिला की मौत पर जमकर बवाल हुआ। लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार हंगामा किया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हंगामे पर काबू पाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। ईंट और पत्थर उठाकर पुलिस वालों पर बरसाए गए। लोगों के पथराव को देखते हुए पुलिस ने सख्ती से काम लिया और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने लोगों पर जमकर लाठियां भांजी। श्रीनगर में आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग ग्रेच्युटी, पेंशन, न्यूनतम पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ बकाये के भुगतान की मांग कर रहे थे। यूपी में बिजली कटौती पर घमासान जारी है। कानपुर में लगातार बिजली कटौती से नाराज बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बिजली सब स्टेशन में घुस गई और सब स्टेशन के एसडीओ को चूड़ियां पहना दी। फैजाबाद में एक मन चले रिक्शे वाले की लोगों ने जमकर पिटाई की है। आरोप यह है कि रिक्शे वाला स्कूल से लौट रही कुछ छात्राओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। कल दिन में फ्लैग मीटिंग के बाद पाक ने असली रंग दिखाते हुए देर रात से सुबह तक सीज फायर उल्लंघन किया।
बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने देर रात 12 बजे परगवाल में बीएसएफ पोस्टों पर गोलीबारी की। इसके बाद सुबह 4 बजे अखनूर सेक्टर के 4 बीएसएफ पोस्टों को निशाना बनाया गया। सीजफायर उल्लंघन पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले पीएम कहते थे पाकिस्तान से नजर मिलाकर बात करेंगे, लेकिन अब तो उनकी नजर ही छूट गई है। हमको कहते थे कि यूपीए की सरकार बड़ी कमजोर है, हम आएंगे तो नजर मिला के और नजर उठा के बात करते हैं। पता नहीं अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नजरें उनकी कहांगे, वो तो बिल्कुल ही झुक गए। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग से सीमा के पास के गांव वाले दहशत में हैं और घर बार छोड़कर जम्मू के सरकारी कैंपों में शरण लिए हुए हैं, लेकिन इन कैंपों में इन लोगों का बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान ने बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें राज्य सरकार से कहा गया कि वो केंद्र सरकार से भारत पाक बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह करे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 3 लावारिस टिफिन बॉक्स मिलने से हड़कंप मच गया। ये टिफिन प्लेटफॉर्म नंबर 23 पर मिले। अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर हमला बोला है। वेदांती ने कहा कि हिंदुओं की दो शादी की बात कहकर स्वरूपानंद ने देश की नारियों का अपमान किया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती न केवल महिलाओं का अपमान किया है, मातृशक्ति का अपमान किया है, मातृत्व का अपमान किया है। मैं तो देश की जनता से निवेदन करता हूं कि ऐसे शंकराचार्य को स्वीकार करें। दिल्ली में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चक्रपाणी पर ब्राह्मणों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है। मुजफ्फरनगर हिंसा की पहली बरसी के मौके पर हवन का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हवन में हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर हिंसा की बरसी पर शहर में सुरक्षा कड़ी की गई है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की है। 2G घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एयरसेल मैक्सिस डील में मारन की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2007 के समझौता ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत मिल गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2007 के समझौता ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत मिल गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। दिल्ली में ई रिक्शे को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। सेंसर बोर्ड के निलंबित सीईओ राकेश कुमार को 31 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। घूस लेकर फिल्मों को पास करने के आरोप में राकेश कुमार को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। शेयर बाजार ने एक बार फिर से नए शिखर को छुआ। सेंसेक्स करीब 78 अंकों की बढ़त के साथ 26,638 के रिकॉर्ड पर बंद हुआ।